So now today we discuss the variation of conductivity and molar conductivity with dilution. Variation of conductivity, that is kappa, and molar conductivity with dilution. Okay. Now dilution का मतलब क्या होता है? What do you mean by dilution? Solvent is way more than solute. No. Dilution जब प्रोसेस ना हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दो, इसका मतलब क्या हुआ? Basically solvent और add करना. तो डाइल्यूशन का मतलब टेक्निकली मतलब होता है कंसंट्रेशन को कम करना, लेकिन एक्चुअली हाउ इट इज अचीव्ड बाय एडिंग द सॉल्वेंट. सपोज कोई बोला कि सपोज शरबत बनाते हैं, बोलते हैं ज्यादा मीठा हो गया, तो क्या करते हैं? उसमें से चीनी निकाल लेते हैं क्या? नहीं. क्या करते हैं? पानी ऐड करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ना. सो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट. एडिशन ऑफ सॉल्वेंट. ओके. नाउ मुझे पता है दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. Now for both type of electrolyte, that is strong and weak, दोनों के लिए ही strong and weak, kappa decreases with decrease in concentration, but molar conductivity increases with decrease in concentration. चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए है कंसंट्रेशन को घटाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है. रीजन क्या है देखो, नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के रीजन थोड़ा अलग अलग होते हैं. तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लेते हैं. ना मुझे पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट करने से जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड स्टेट में ही रहता है. करेक्ट. तो यदि हम डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने से टोटल नंबर ऑफ आयन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. करेक्ट. टोटल नंबर ऑफ आयन विल रिमेन सेम. नाउ सिंस वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे. और हमारा कंडक्टिविटी क्या होता है या कप्पा क्या होता है? कप्पा इज नथिंग बट कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम. यदि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गए तो कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा. इसका मतलब क्या है? कप्पा भी डिक्रीज कर जाएगा. नाउ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी में मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पहले ही फिक्स कर देता हूँ, वो तो 1 मोल होना ही चाहिए. बाय डेफिनेशन मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? It is the conductance of solution containing 1 mole of electrolyte. तो वो तो फिक्स ही होगा. नाउ अब यदि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिए so 1 mole of electrolyte now will be present in the more volume. तो यदि ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा तो अभी क्या होगा? आयन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा. अभी आयन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन भी कम हो जाएगा. इट मीन नाउ दे विल बिकम मोर फ्री टू मूव. तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं? ठीक है. तो ये इस रीजन को थोड़ा लिख लेना. नंबर ऑफ आयंस रिमेन फिक्स्ड. नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स फिक्स्ड
but number of ions per unit volume decreases. But number of ions per unit volume decreases. Okay. And hence kappa decreases. But the distance between ion increases. But the distance between ion decreases. Hence the increases. Hence molar conductivity increases. Hence molar conductivity increases. हाँ सर ये बात समझ आ गई? ओके. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे पता है कि डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं. बिकॉज डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे. बट एक्चुअली द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज कर जाते हैं. जब आप नेट रिजल्ट देखेंगे तो आप वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है. तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज ही करते हैं अल्टीमेटली. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है. लेकिन मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा. क्यों? बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी अंदर आयन तो आप फिक्स ही कर दिए, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है. अब अगर सोल्यूशन डाइल्यूटेड होगा तो उतने आयंस ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे. कंसंट्रेटेड होगा तो उतने आयंस कम वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे. तो ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा डिस्टेंस मतलब कम इंटरेक्शन मतलब आयंस का स्पीड ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. तो इसमें लिखा है ना, ऑन नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन degree of dissociation increases. On dilution degree of dissociation decreases. increases ना. हाँ sorry increase, yes. And hence number of ions increases. And hence number of ions increases. But the number of ions per unit volume decreases. But the number of ions per unit volume decreases. And hence kappa decreases. But the distance between ions increases. But the distance between ions increases. And therefore molar conductivity increases. Distance between ion increases. Hence molar conductivity increases. ये बात समझ आ गई? ठीक है. ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली इसको ध्यान रखना रीजन के साथ. हाँ ओके. तो दिस वाज द क्वालिटेटिव एनालिसिस. नाउ लेट अस सी क्वांटिटेटिव एनालिसिस. कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ना. तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन होती है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच. That equation is known as Debye-Hückel-Onsager equation. Debye-Hückel-Onsager equation. ये सब बोर्ड्स में नहीं है? नहीं है, बोर्ड में भी है. All these questions are there. तो ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, दिस इक्वेशन में नॉट बी देयर बट ये कंसेप्ट है.
delta m infinity minus some constant square root of c. Now this is molar conductivity at given concentration. Molar conductivity at given concentration. And delta m infinity is the molar conductivity at infinite dilution. बी है ना, बी है ना? Yes, B is some constant. C is the concentration. And B is constant. Okay. ठीक है, तो अभी क्या है, यदि मैं lambda m वर्सेस c के बीच में ग्राफ बनाऊं, स्क्वायर रूट ऑफ c, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. नो माइंड इट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को प्रैक्टिकली अचीव करवाना पॉसिबल नहीं होता है. करेक्ट. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है जब आयन के बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाए. तो कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन जीरो. तो प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर पाएंगे उसको. तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा वर्सेस सी के बीच में ग्राफ बना लेंगे. तो ग्राफ को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे, तो एक्स्ट्रापोलेट करने पे जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा, वही हो जाएगा आपका लैम्डा एम इनफिनिटी का वैल्यू. करेक्ट. तो इस तरीके से आप लैम्डा एम इनफिनिटी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. करेक्ट. बट ये इक्वेशन केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, वीक के लिए एप्लीकेबल नहीं होती. अच्छा, उसमें डिसोसिएट हो गया तो कौन उसमें और कॉम्प्लेक्स फैक्टर आ जाते हैं ना. तो वीक के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये कहाँ पे कर लिया, ओके. नाउ ये वीक के लिए सेम ग्राफ बनाते हैं हम लोग फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है लाइक दिस. तो ये ग्राफ देखो वाई एक्सिस के एसिम्प्टोटिक हो गया. तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली लैम्डा एम इनफिनिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. इट नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनिटी प्रैक्टिकली. तो ग्राफ बनाने के बाद लिख लेना, इट नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनिटी प्रैक्टिकली. क्लियर. हाँ सर, लिख लिया. ओके. नाउ अब इसको कैसे निकालते हैं,
तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है दैट नोन एज कोहल-राउच लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट के ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन। ये लॉ क्या बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है सीधा सीधा कि जब आयन के बीच में इंटरेक्शन खत्म हो जाए पूरा पूरा। हाँ तो बोलता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट आयन। उनके जो कंस्टिट्यूएंट आयन है उनकी आयोनिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर हो जाता है, करेक्ट। अच्छा तो लिखो, पहले स्टेटमेंट लिख लेना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the molar conductivity of an electrolyte, the molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of molar conductivities of its constituent ions, is equal to the sum of molar conductivities of its constituent ions. Molar conductivities of its constituent ions. हाँ सर लिखिए ओके, तो फॉर एग्जांपल एच से हम लिख रहे हैं डेल्टा एम इंफिनिटी HCl will be equal to the lambda m infinity H plus lambda m infinity, यहाँ पे lambda m infinity आयन का मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो आयन का हम लोग उसी से करेंगे क्या, क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग आयन का कैसे निकालेंगे? आयन का निकालने का तरीका होता है, ये आयन के लिए वैल्यूज फिक्स रहती हैं, और आयन वी हैव वैल्यूज, हम उसको भी निकाल सकते हैं, देयर आर मेथड्स, ओके। तो इसका एप्लीकेशन, हाँ लैम्डा वेवलेंथ वाला लैम्डा, यहाँ पे देखो लैम्डा डेल्टा एम इनफिनिटी जैसे Al2 SO4 होल थ्राइस is equal to 2 times of lambda m infinity Al3 plus 3 times of lambda m infinity SO4 2 minus। समटाइम इन्फिनिटी को नॉट करके भी लिख देते हैं, अगर इन्फिनिटी इज आल्सो रिटन एज नॉट। इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं lambda m infinity ax dy is equal to x times of delta m infinity a y plus y times of lambda m infinity b x minus, right? ओके, नाउ हम लोग इसकी हेल्प से कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इनफिनिटी निकालते हैं या डेल्टा m इनफिनिटी निकालते हैं बता रहा हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो। सर लिख लिया। नाउ लेट्स से मुझे lambda m infinity CH3 COOH निकालना है, फॉर एग्जांपल इससे ये निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे मुझे लेट्स से वैल्यू दी है lambda m infinity ऑफ CH3 COONA, lambda m infinity ऑफ HCl and lambda m infinity of
NaCl। तो देखो lambda m infinity ऑफ CH3CONA क्या हो जाएगा, डेल्टा m infinity ऑफ CH3COO माइनस प्लस डेल्टा m infinity ऑफ Na plus. This will be lambda m infinity of H plus lambda m infinity of Cl minus, and this will be lambda m infinity of Na plus lambda m infinity of Cl minus. This is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3. Now add 1 plus 2 और minus 3 कर दो, देखो क्या हो जाएगा, lambda m infinity CH3COONA plus lambda m infinity delta m infinity HCl minus delta m infinity NaCl इज इक्वल टू, देखो Na प्लस और Cl माइनस इनसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, lambda m infinity CH3COO माइनस प्लस lambda m infinity प्लस दिस इज नथिंग बट डेल्टा m infinity CH3COH कर। तो आप देख सकते हैं ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। इसका हम लोग जबाई हैकल आंसर कर क्वेश्चन का निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे ना। ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर में हर बार ऑलमोस्ट आता ही है, या तो यहाँ से आएगा या वो जो क्वेश्चन लिखा था ना मोलर कंजक्टिव और कप्पा के बीच में रिलेशन, क्या उधर से पूछ लेते हैं, खूब पूछते हैं इसको बार बार, एंड इवन जेई मेंस तक में भी इस क्वेश्चन को खूब पूछते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत फ्री का क्वेश्चन है, बस समझ लो ना, बस वैल्यू एडजस्ट करनी होती है। कोई जैसे वो बॉन्ड एंथैल्पी वाले क्वेश्चंस थे। यस, बस एग्जैक्टली वैसे थर्मोकेमिस्ट्री। यस, okay. Now next we will see, now let us share suppose मैं डेल्टा m infinity Na2SO4 लिख रहा हूँ, so this is nothing but lambda m infinity 2 times of lambda m infinity Na plus lambda m infinity SO4 2 minus। अब लेते हैं मैं इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टर, यहाँ n फैक्टर लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Na2SO4 कर, सिमिलरली 2 into n फैक्टर into डेल्टा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Na प्लस n फैक्टर into lambda इक्विवेलेंट इन्फिनिटी SO4 2। अब देखो Na2SO4 का n फैक्टर 2 है, 2 into डेल्टा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Na2SO4 प्लस 2 into इसका n फैक्टर 1 है बिकॉज इसके ऊपर चार्ज 1 है, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Na प्लस इसका n फैक्टर 2 है बिकॉज चार्ज 2 है, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी
SO4 2 माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टू कैंसिल हो गया, फिर आ गया डेल्टा इक्वलेंट इन्फिनिटी Na2SO4 इक्वल टू लैम्डा इक्वलेंट इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इक्वलेंट इन्फिनिटी SO4 2 माइनस। मतलब जब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है तो आपको नंबर ऑफ आयंस के बारे में सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट उसको जोड़ सकते हैं आप ऐसे। करेक्ट? सबके लिए ऐसा होगा? हाँ, सबके लिए आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद जिसके अब उसका एन फैक्टर की वजह से हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ एन फैक्टर हमेशा बराबर ही होता है, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा बराबर ही होता है। हाँ, तो आप किसी के लिए भी निकाल के देख सकते हैं, सबके लिए ऐसा जनरल आ जाएगा, उसको जनरलाइज कर सकते हैं। डन? हाँ सर, डन। ओके, now next we discuss degree of ionization. Degree of ionization, that is alpha, and ionization constant, that's K equilibrium of weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू के हेल्प से निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी आज इनफाइनाइट सॉल्यूशन के हेल्प से। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। नाउ सी अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स dissociated by total number of moles, correct? ठीक है, अब नाउ सी नाउ हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, lambda m is proportional to number of moles dissociated, correct? हाँ, बिकॉज जो डिसोसिएट हुए नहीं उससे थोड़ी ना कंडक्टिविटी आएगी, करेक्ट? एंड लैम्डा में इन्फिनिटी पे हम लोग मानते हैं कि सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, करेक्ट? इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट? तो यहाँ से हम लोग अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m बाई लैम्डा में इन्फिनिटी देख सकते हैं कि नहीं? कांस्टेंट सेम होगा। हाँ, कांस्टेंट तो सेम ही रहता है, द प्रोपोर्शनलिटी है यही, करेक्ट? हाँ, तो पहला तो इसको याद रख लेना, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा में कौन लैम्डा में इन्फिनिटी, करेक्ट? हाँ, नाउ सी जैसे हमारे पास कोई वीक एसिड है HA,
HA aqueous यानी weak acid. And let's just say C1 is its initial concentration. Let's just C is the initial concentration. So HA aqueous, it will dissociate like this. H plus aqueous plus A minus aqueous. Now this is C00, then C minus C alpha, and C alpha. And I know that Ka is equal to C alpha into C alpha upon C into 1 minus alpha. C से C कैंसिल हो जाता है. और मुझे पता है अल्फा 1 की कंपेयर में शायद नेग्लेक्ट नहीं भी करो तो Ka इज इक्वल टू क्या बन गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. करेक्ट. कॉपी कर लो इतना पहले. ओके, नाउ सी अल्फा की जगह पे मैंने जो ऊपर वैल्यू निकाल रखी है इसको पुट कर दो. Ka is equal to C lambda m by lambda m infinity का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस lambda m अपॉन lambda m infinity. यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, एक lambda infinity कैंसिल हो जाएगा. C lambda m स्क्वायर अपॉन this will be lambda m infinity into lambda m infinity minus lambda m कर. यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं lambda m स्क्वायर अपॉन lambda m infinity into lambda m infinity minus lambda m is equal to Ka by C. करेक्ट. नाउ यदि मैं प्लॉट बनाता हूँ किसके किसके बीच, lambda m स्क्वायर अपॉन lambda m infinity into lambda m infinity minus lambda m versus 1 by C. That will be a straight line passing through the origin with slope K. तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या दे देगा, K दे देगा कि नहीं. हाँ सर. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट अल्फा एंड Ka of weak electrolyte by using the molar conductivity and molar conductivity as infinite dilution. तो ये अल्फा की वैल्यू तो बोर्ड में भी निकालना कई बार पूछ लेते हैं, lambda m by lambda m infinity करके. एक ही क्वेश्चन में पूछता है lambda m infinity आपसे निकलवा लेगा सपोज, तो ये जो हमने कोहलरॉस लॉ पढ़ा है उससे, और फिर lambda m का वैल्यू दे देगा और अल्फा पूछ लेगा. ऐसे कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. कंडक्टिविटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. तो देखो यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन मान सकते हैं. We will take one assumption and that assumption is quite valid, that lambda m is equal to lambda m infinity for the sparingly soluble salt. Why? Because sparingly soluble salt मतलब वो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं. आयंस का कंसंट्रेशन इतना कम होता है कि ऑब्वियसली वो काफी दूर दूर रहते हैं, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है. There is practically no interaction between the ions because anyway number of ions are very less. Correct.
इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आयन के बीच का इंटरेक्शन जब बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, आयनी में इतना आयन इतने कम है कि आयनी में काफी दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन प्रैक्टिकली मिल ही रहते हैं। So for sparingly soluble salt, we can take the assumption that lambda m is equal to lambda infinity because number of ions are very less. Number of ions are very less. So distance between them is large. ये बात समझ आ गई? अब देखो, जैसे हमारे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AgCl है, AgCl सॉलिड इस तरीके से डिसोसिएट हो गया वो Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, राइट। इसका Ksp की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेट्स से इसका सोल्युबिलिटी है S, ये S हो गया, ये S हो गया, तो Ksp की वैल्यू आ गई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एक्वस into concentration of Cl minus aqueous, nothing but S into S, that is S square। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, सिंस इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस आ रहे हैं उनका कंसंट्रेशन काफी कम है, तो अभी जो सॉल्वेंट से जो आयन आ रहे हैं जैसे वाटर है सपोज, तो वाटर भी तो डिसोसिएट होकर H प्लस और OH माइनस देता है कि नहीं? तो सॉल्वेंट के आयन की वजह से सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी अराइज हो रही है उसको अभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्वेंट इन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी निगलेक्टेड, बिकॉज एनीवे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे भी काफी कम नंबर ऑफ आयन्स आ रहे हैं, करेक्ट? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में या इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग जो सॉल्वेंट से आयंस आते हैं उसका कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन काफी कम रहता है। तो यहाँ पे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है दैट इटसेल्फ इज वेरी लो, so now the contribution from the solvent cannot be neglected। तो अभी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही कंट्रीब्यूशन को लिखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे मैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूट प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज पर ध्यान रखना, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के केस में ये एक चीज ध्यान रखना है, करेक्ट? Similarly, conductivity of solution, this will also be equal to the conductivity of solute plus conductivity of solvent। ठीक है, नाउ लेट अस से एक से ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इफ मोर देन वन नॉन रिएक्टिंग, ऑब्वियसली दिस वुड बी नॉन रिएक्टिंग solutes are present, then G solution is equal to summation of G solute, जितने भी सोल्यूट है उनका कंडक्टेंस को अलग अलग ऐड कर दो प्लस G सॉल्वेंट। सिमिलरली इधर कप्पा मैं लिख दे रहा हूँ, कप्पा सॉल्यूशन is equal to summation of कप्पा solute प्लस कप्पा सॉल्वेंट। कॉपी कर लीजिए। डन।
Okay. Now once we got the kappa, then we can conclude lambda m also. Lambda m is equal to nothing but we know that kappa into 1000 by molarity. Now see, kappa of AgCl solution. Kappa of AgCl solution is equal to nothing but kappa of AgCl, because AgCl is solute, plus kappa of water. तो यहाँ से हम लोग कप्पा ऑफ AgCl कैसे निकाल सकते हैं? कप्पा ऑफ AgCl इज इक्वल टू नथिंग बट कप्पा ऑफ AgCl सॉल्यूशन माइनस कप्पा ऑफ वाटर। एंड कप्पा ऑफ वाटर को भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, कप्पा ऑफ AgCl सॉल्यूशन को भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, इससे आपको कप्पा ऑफ AgCl मिल जाएगा, राइट? बात समझ आई? ठीक है। ओके, ना एक छोटा सा टर्म आता है आयोनिक मोबिलिटी करके, आयोनिक मोबिलिटी। तो जैसे ये हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारे इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मैं एक बैटरी अप्लाई कर रखा हूँ, ठीक है, जैसे 2.5 वोल्ट का बैटरी है, इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन एज्यूम कर लेते हैं 25 सेंटीमीटर है, बिकॉज आई वांट टू शो सम कैलकुलेशन, इसीलिए एज्यूम कर ना। वैसे यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसका कुछ ना कुछ आयन्स होंगे। नाउ लेट्स से मुझे किसी पर्टिकुलर आयन का आयोनिक मोबिलिटी निकालना है। आयनिक मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी is nothing but velocity of ions in meter per second divided by potential gradient, and potential gradient, कहीं पे भी टर्म ग्रेडियंट आ जाता है, इसका मतलब क्या है? पर यूनिट डिस्टेंस। जैसे रेट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट डिस्टेंस। तो वोल्ट पर मीटर इनवर्स। तो आयोनिक मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? सॉरी, यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट विल बी नथिंग बट मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स एंड वोल्ट इनवर्स, राइट? इस पर्टिकुलर केस में मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालता हूँ, देखो कितना हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट टोटल पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, जो कि मैं 2.5 दे रखा हूँ, डिस्टेंस में 25 सेंटीमीटर दे रखा हूँ, तो आ जाएगा 0.1 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स कर। Okay. This is how do we define ionic mobility. Now, ionic mobility of cation will be nothing but lambda plus by F Faraday's constant. U minus will be nothing but lambda minus by Faraday's constant. Faraday's constant का मतलब चार्ज को नॉर्मलाइज कर दे रहा है। ठीक है, ये तो आपका आयनिक मोबिलिटी है। ये क्या है? लैम्डा इज नथिंग बट मोलर कंडक्टिविटी, करेक्ट? तो मोलर कंडक्टिविटी को फैराडे कांस्टेंट से डिफाइन कर देते हैं, तब भी आपका आयनिक मोबिलिटी आ जाती है। ये तो डेफिनेशन है,
एंड ये कुछ एडिशनल फार्मूला है जिसके हेल्प से आप निकाल सकते हाँ। हैं, ठीक है। एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution u plus infinity is equal to lambda plus infinity upon f and u minus infinity is equal to lambda plus infinity upon f, sorry lambda minus infinity upon. Ionic mobility. So this is the definition, and यदि मैं मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में उसको लिखना चाहूँ तो ऐसे ये फार्मूला हो जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? यानी कि आयनिक मोबिलिटी को यू से रिप्रेजेंट कर, हाँ, आयनिक मोबिलिटी को यू से, लैम्डा इज द मोलर कंडक्टिविटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड आयनिक मोबिलिटी में ये रिलेशनशिप रहता है। पर आज कांस्टेंट से डिवाइड कर दो मोलर कंडक्टिविटी को तो आपको आयनिक मोबिलिटी दे देगा, एंड दिस इज द डेफिनेशन। बात समझ आ गई? एक सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे जो फास्टेस्ट मूविंग आयन होता है वो दैट H प्लस, एंड द सेकंड फास्टेस्ट मूविंग इज OH माइनस। नोट करके लिख लेना, फास्टेस्ट मूविंग आयन इज H प्लस एंड सेकंड फास्टेस्ट मूविंग इज OH माइनस। ये बात समझ? आयनिक को क्या पता चलता है, वो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस क्या, उससे आप माने कि ये वोल्ट मतलब एक्चुअली दैट इज द मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ आयन। जिसका आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। तो यदि माना कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बहुत सारे आयन पड़े हुए हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू तो सेम ही होगी। तो बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ आयन। ओके, कॉपी। लास्ट टॉपिक इज कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन। ये बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन, तो बेसिकली कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन नथिंग बट यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोग कंडक्टिविटी वैल्यू मेजर करके निकालते हैं या कंडक्टेंस की वैल्यू मेजर करके निकालते हैं। जब हम लोग वहाँ पे देखे थे ना नॉर्मल टाइट्रेशन, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर का यूज करके निकालते थे। यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट की वैल्यू हम लोग कंडक्टेंस, सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर करके निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको। लेट्स से सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो कैसे हम लोग कंडक्टेंस की वैल्यू को यूज करके इक्विवेलेंट पॉइंट निकाल पाते हैं, अभी समझ आएगा आपको। तो जैसे नीचे आपका HCl एक्वस है और ऊपर से आप NaOH एक्वस मिला रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन देखो क्या होगी, HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस गिविंग यू H2O लिक्विड प्लस NaCl एक्वस। अब ध्यान से देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम H plus ion is being replaced by the Na plus ion, correct or not? हाँ, नीचे H plus था, जैसे जैसे आप NaOH डालते जा रहे हैं H plus ion को कौन रिप्लेस कर रहा है? Na plus रिप्लेस कर रहा है, बिकॉज H2O यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग H2O की वजह H2O का कंडक्टेंस में जो कंट्रीब्यूशन है उसको नेग्लिजिबल एज्यूम करेंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से जो आयंस आ रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। तो अल्टीमेटली क्या है, H plus इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Na plus।
नो Na+ का मोबिलिटी H+ के कंपेयर में कम होता है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, धीमे 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 डिक्रीज करेगा, राइट। हाँ तो फिर मैं G वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH का ग्राफ बनाऊं, तो जैसे जैसे आप NaOH को बड़ा मिलाते जाएंगे, कंडक्टेंस घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद आप फर्दर NaOH मिलाते हैं, यदि फर्दर NaOH मिलाएंगे तब क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपका कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अभी रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। अब जो NaOH मिला रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो मोल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, बताओ। तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा। मतलब आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे जहां पे एकदम से कंडक्टेंस में शार्प चेंज होगा, घट रहा था और एकदम से बढ़ना शुरू हो गया, मतलब वही आपका एक्सपेरिमेंट पॉइंट हो जाएगा उसका। एकदम से जहाँ पे आप ना कंडक्टेंस में यू टर्न मान लिया, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट पॉइंट आ गया। बात समझ आई? एक कॉपी कर लो इसको। हाँ, लिखना चाहे छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख लेना, H+ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Na+। हाँ, कॉपी कर लीजिए। हाँ सर। देखो, H+ is being replaced by Na+, since mobility of Na+ is less than H+, so conductance will gradually decrease. Since mobility of Na+ is less than H+, so conductance will gradually decrease. हाँ सर। After completion of reaction, as more NaOH is added, after completion of reaction, as more NaOH is added, more number of ions are produced and hence conductance start increasing. More number of ions are produced and hence conductance start increasing. तो जहाँ से डिक्रीज से इंक्रीज स्टार्ट होना शुरू हो जाए, वही आपका कूलिंग पॉइंट हो गया। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखते हैं वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड with strong base. जैसे हमारे पास नीचे CH3COH है, ऊपर से जैसे मैं NaOH एक्वस मिला रहा हूँ। देखो रिएक्शन क्या होगी, CH3COOH एक्वस प्लस NaOH aqueous giving you CH3COONA aqueous प्लस H2O। अब एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, तो जितने मोल इसके कंज्यूम होंगे उतने ही मोल इसके बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, ये तो पूरा डिसोसिएट नहीं हो पा रहा था, तो अब इसी क्या कंडक्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो अभी कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। आपको लॉजिक दे सकता है, लेकिन यहाँ पे तो H+ और CH3COO- मिलता है,
और यहाँ पे तो CH3COO माइनस मिलता है और Na प्लस मिलता है। अब Na प्लस का कंडक्टेंस तो H प्लस से कम होता है, तो बढ़ेगा कैसे? वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा रहे हैं कि इनके आयनिक मोबिलिटी में जो डिफरेंस है वो कंपनसेट हो जा रहा है, और कंपनसेट होकर अल्टीमेटली इसका कंडक्टेंस बढ़ता ही है, राइट। हाँ। और एक बार इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद अब यदि आप फर्दर NaOH ऐड करेंगे तो अब क्या होगा? अब कंडक्टेंस और ज़्यादा रेट से बढ़ने लगेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे CH3COONA प्लस CH3COOH का मिक्सचर है, राइट। यहाँ पे देखो CH3COONA और NaOH का मिक्सचर है। बात समझ आ रही कि नहीं? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ पे एकदम से रेट ऑफ कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाए, वही इक्विवेलेंट पॉइंट है। अच्छा, कॉपी कर लिया? इसको जाके ना, हाँ इसको जाके आज ही पढ़ के ना थोड़ा सा जो भी आपको लगता है व्हाट एवर मोर इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड अपने आप लिख सकते हैं ना। इसका हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। तो जैसे नीचे ले लेते हैं HCl, यहाँ पे मैं HCl इलेक्ट्रोड ले लिया, ऊपर से मैं NH4OH मिला रहा हूँ। देखो रिएक्शन क्या होगी, HCl इलेक्ट्रोड प्लस NH4OH giving you NH4Cl and aqueous plus H2O। अब यहाँ पे देखो H plus is being replaced by NH4 plus, right? Replaced by NH4 plus। तो बिगिनिंग में क्या होगा आपका? बिगिनिंग में आपका कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, राइट? हाँ। डिक्रीज किया। एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या है, यहाँ पे आपका HCl है प्लस NH4Cl है। ऐसे एरो के ऊपर लिखने में समझना आसान हो जाएगा। लास्ट में NH4Cl प्लस NH4OH ऐड कर रहे हैं। अब ये देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो प्रैक्टिकली देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज इन द कंडक्टेंस, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा ये। ट्यूशन चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है। NH4Cl एंड NH4OH। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। अब यदि आप इसको ऐड भी कर रहे हैं तो क्या होगा? देयर इज नॉट गोइंग टू प्रैक्टिकली एनी चेंज इन द कंडक्टेंस। क्यों? ये तो ऑलरेडी वीक था और कॉमन आयन की प्रेजेंस की वजह से इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट पड़े थे कि नहीं पड़े थे? ऑलरेडी सॉल्यूशन में कॉमन आयन पड़ा हुआ है। अब यदि NH4OH को आप ऐड भी करेंगे तो ऑलरेडी वीक है, वैसे भी इसकी वजह से आयन काफी कम आ रहे थे। अब जो आ भी रहे हैं वो भी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा, तो और भी कम हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली देयर इज नॉट गोइंग टू बी मच चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ। अच्छा, एंड इक्विवेलेंट पॉइंट को तो डिटेक्ट करना काफी इजी है। डिक्रीज कर रहा था एकदम से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा अभी तो इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट।
बात समझ आ रही कि नहीं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं NH4OH remains unionized in form of common ion. राइट? अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड का वीक बेस के साथ। हाँ सर, एक सर। हाँ सर, लिखिए। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज वीक एसिड with weak base. तो लेटेस्ट है यहाँ पे CH3COH है, CH3COOH ऑफकोर्स, ऊपर से मैं डाल रहा हूँ NH4OH। देखो रिएक्शन क्या होगी, CH3COOH ऑफकोर्स प्लस NH4OH ऑफकोर्स गिविंग यू CH3COO NH4 ऑफकोर्स प्लस H2O। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है ना, अरे वीक है, तो ऑब्वियसली बिगिनिंग में तो बढ़ेगा ही, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। although कोई बोल सकता है कि यहाँ पे H प्लस था, यहाँ पे NH4 प्लस है, लेकिन फिर भी ये काफी कम डिसोसिएट हो रहा है ना, यहाँ से आयन काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन इतने ज्यादा हैं कि NH4 का जो आयनिक मोबिलिटी कम है उसको कंपनसेट कर देगा। हाँ, तो बढ़ेगा, बढ़ता गया। इस लाइन पे कौन कौन से आयन हैं, इसकी किसकी वजह से है, एक तो इसकी वजह से है और दूसरा इसकी वजह से। एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब देखो क्या हो रहा है, तब आप CH3COO NH4 प्लस में NH4OH ऐड कर रहे हैं। ऑलरेडी बेचारा वीक था कॉमन आयन के प्रेजेंस में, और भी डिसोसिएशन उसका कम हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन dissociation of NH4OH becomes negligible. Right? And this is your equivalent point. Right? ठीक है, एक और हम लोग थोड़ा खिचड़ी केस देखते हैं। खिचड़ी मतलब बहुत सारा मिक्सचर एक साथ है, बहुत सारा नहीं, दो में ही ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ NaOH
टू इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl प्लस CH3COH। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पे बिगिनिंग जब NaOH ऐड करेंगे, NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। NaCl प्लस H2O, या आप ऐसे बोल देते हैं रिएक्ट दोनों के साथ करेगा, अल्टीमेटली किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, वो तो H प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। एंड HCl की प्रेजेंस में CH3COH से जो H आ रहा होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो बिगिनिंग में क्या होगा अभी, NaCl, NaOH एंड HCl। तो किसकी किसकी वजह से आपका कंडक्टेंस है, NaCl की वजह से है, HCl की वजह से है, और CH3COH की वजह से है। तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज H प्लस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Na। तो बिगिनिंग में तो डिक्रीज होगा कि नहीं। हाँ सर। क्योंकि H प्लस को कौन रिप्लेस कर दे रहा है, Na प्लस, करेक्ट। एक बार HCl पूरा खत्म हो गया, तो अभी किसकी वजह से कंडक्टेंस आएगा, अब आएगा आपका NaCl प्लस CH3COOH की वजह से। ओ नहीं सॉरी, एक बार ये होगा, HCl के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यस, NaCl तो हमारा सॉल्यूशन में पड़ा ही हुआ है पूरा, रिएक्शन के बाद जो बन गया था, प्लस CH3COONA प्लस CH3COOH, इसकी वजह से होगा, करेक्ट। कहाँ से आया वो, जो पहले जो अभी रिएक्शन हो उसको ये रिएक्शन हुई CH3COOH प्लस NaOH गिविंग यू CH3COONA प्लस H2। यहाँ से आ रहा है CH3COONA, ये NaCl तो पहले से सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे किसकी किसकी वजह से कंडक्टिविटी है, एक तो जो CH3COOH सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है उसकी वजह से, NaCl जो बन रहा है और HCl जो बचा हुआ है। अब यहाँ पे HCl पूरा रिएक्ट कर चुका है, फिर मैं इसके साथ रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो HCl रिएक्ट कर रहा हूँ तो NaCl सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना है, CH3CONA बन रहा है और पानी बन रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है वीक को रिप्लेस करके, तो अब कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे किसकी वजह से, CH3COOH प्लस NaCl तो सॉल्यूशन में पहले से ही पड़ा हुआ प्लस CH3COONA। एक बार इसके साथ भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फिर आप अभी जब NaOH ऐड करेंगे तो अभी भी बढ़ेगा, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, यहाँ पे किसकी वजह से है, यहाँ पे NaOH की वजह से है, CH3COONA की वजह से है, प्लस NaCl की वजह से। तो यहाँ पे ये दो इक्विवेलेंट पॉइंट हैं। ये HCl वाला है, ये CH3COOH, करेक्ट। तो इस तरीके से आपसे कुछ खिचड़ी गैस भी पूछ सकते हैं ना। तो एक बार आप रिएक्शन लिखने के बाद देख लेंगे ना किसकी वजह से कंडक्टिविटी आ रही है, तो आपको देखना काफी इजी हो जाएगा। एक बार लिख लेंगे कौन कौन से कंपाउंड की वजह से कंडक्टिविटी आ रही है, देन इट विल बिकम वेरी इजी। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेसिपिट, हाँ कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट को प्रेसिपिटेट की हेल्प से निकालेंगे। AgCl।
नजर से कोई भी हो सकता है प्रेसिपिटेट, यहाँ तो ना AgCl ही बस को एक प्रेसिपिटेट होता है। चलो एटलीस्ट एक तो याद हो गया आप। नाम नाम दिमाग में बैठ गया, प्रेसिपिटेट यानी AgCl का प्रेसिपिटेट एग्जांपल। मतलब AgCl है। यस, तो ऐसे ही होता है, बार बार हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऐसे ही याद हो जाता है हमको, पता है। एग्जाम में भी जनरली जो कॉमन होते हैं वही पूछे जाते हैं, कुछ ऐसा आउट ऑफ बॉक्स नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए बोलते हैं हाँ बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने देते हैं, तो हमको कहा याद ही हो जाएगा, मतलब वी कांट हेल्प। तो यहाँ पे देखो AgNO3 एक्वस KBr एक्वस AgBr सॉलिड बन गया, KNO3 एक्वस बन गया, करेक्ट। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली देखो हो क्या रहा है, ये हम देखते हैं तो AgNO3 था, KBr था, Ag प्लस को K रिप्लेस कर दे रहा है, हाँ Ag प्लस को K रिप्लेस कर दे रहा है, तो Ag आयन गायब हो जाएगा, Br आयन गायब हो जाएगा। इन जनरल हम लोग एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे Ag एक्वस, ये जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस Cg एक्वस गिविंग यू Ad, जैसे Ad सॉलिड है एंड Bc सॉरी Cb एक्वस है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ए प्लस आयंस रिप्लेस्ड बाई सी प्लस आयंस, यही तो हो रहा है। हाँ सब। तो नीचे में ले लिया लेटर से AB एक्वस ऊपर से मैं CD एक्वस डाल रहा हूँ। तो जब ऐसा करूंगा तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो CB बन रहा है वो एक्वस और AG प्रेसिपिटेट है, तो नीचे AB था एक्चुअली, A हट के C आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं, हाँ A हट के C आ जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे दो केसेस हैं, देखो केस वन क्या है, तीन केस एक्चुअली हम लोग बना सकते हैं। इफ स्पीड ऑफ A प्लस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ C प्लस, या सबसे पहले लेटर से ग्रेटर देन बना देते हैं, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ C प्लस, तो ग्रेटर हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी आपका बढ़ेगा, राइट, हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ रहा है ऐसे, और बढ़ने के बाद जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया और आप फर्दर CD डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली और ज्यादा रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाँ क्या होगा यहाँ पे कंडक्टिविटी किसकी वजह से है, यहाँ पे बचे हुए AB की वजह से है और CB की वजह से है, यहाँ पे CD की वजह से है और आप जो एक्स्ट्रा CD डाल रहे हैं उसकी वजह से है। बात समझ आई, हाँ सब। तो कॉपी कर लो इसको। तो पहला केस है जब A का स्पीड C से ज्यादा है, सर लिखिए। अब सेकंड केस है यदि A का स्पीड C से कम है, if speed of A plus is less than speed of C plus, तो यदि कम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, हाँ यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CD डिक्रीज किया, यहाँ पे किसकी किसकी वजह से है, यहाँ पे AB की वजह से है और CB की वजह से। अब आप यदि फर्दर CD डालेंगे तो ऑब्वियसली बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे CB है और आप फर्दर CD डाल रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया, हम दोनों का बराबर है। देखो केस 3, इफ स्पीड ऑफ A plus is equal to speed of C plus, तब क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल हाँ कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गई फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे किसकी वजह से है, ए बी की वजह से है और सी बी की वजह से है। यहाँ पे सी बी की वजह से है और एक्स्ट्रा जो आप सी डी डाल रहे हैं, ये इक्विवेलेंट हो गया, करेक्ट। बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर। इनको एक बार ध्यान से जाके खुद से बना के देखना ना। यदि खुद से सारे सही बना ले लो मतलब हो गया काम। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ना। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। करेक्ट। हेलो हेलो।